नमस्कार दोस्तों। आज पुनः इस चैनल के माध्यम से हम लोग भारत सरकार के बजट को फोकस करेंगे और यह मुख्यतः बीपीएससी जो अभी 13 सितंबर को होने वाला है प्री, उसी को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही भारत सरकार के बजट के बारे में चर्चा हो जाएगी, इसके बाद पुनः बिहार बजट पे भी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो विगत इस बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को आधार बना करके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बजट को देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को देख लेते हैं, इतिहास की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट क्या है, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी चर्चा किया था कि जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो बजट है क्या, तो हम लोग कहते हैं कि आय व्यय का ब्यौरा होता है। और हम लोग चर्चा किए थे कि जब बजट की बात करते हैं तो बजट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक प्राइवेट बजट की भी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट बजट की भी बात कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट बजटिंग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले व्यय को आधार बनाया जाता है, जबकि प्राइवेट बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले आय को आधार बनाया जाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा किया था कि जब हम प्राइवेट बजट की बात करते हैं तो जितनी लंबी मेरी चादर होती है उतना लंबा ही पैर फैलाते हैं, जबकि गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट में पैर फैला दिया जाता है, इसके बाद चादर ढूंढना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट है क्या, तो आय व्यय का ब्यौरा है। और हम लोग भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, बजट सबकी चर्चा नहीं की गई है। ये बेसिक बातें हैं, ये हम लोग जानते हैं। जैसा कि यहाँ संवैधानिक स्थिति लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि दस्तावेज कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप लोग से पहले भी चर्चा हुई थी कि जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो बजट तैयार करता कौन है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग की हमने चर्चा किया था। 6 विभाग की चर्चा किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज और एक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दीपम कहते हैं, उसको दीपम कहते हैं, DIPM। तो उसी प्रकार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमने भी चर्चा किया कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग काम करता है, जिसमें एक विभाग है जिसको आर्थिक कार्य विभाग कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं। इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का फंक्शन होता है बजट को तैयार करना। ठीक है, अगला फिर हम लोग देखते हैं, जब भारत में बजट के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं और स्वतंत्र होने के बाद कहते हैं और स्वतंत्रता की बाद की बात करते हैं। स्वतंत्रता के पहले की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पहले देखते हैं कि 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता भी कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि 47-48 में जो अंतरिम सरकार बना था, इसमें लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था और फिर 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, RK शनमुखम चेट्टी को जाता है। तो ये फैक्चुअल आप लोग इन्फॉर्मेशन को याद कर लेंगे। इसके अगले कड़ी में देखते हैं बजट प्रक्रिया की हम लोग चर्चा करते हैं कि जब बजट तैयार हो जाता है तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। और हम लोगों ने चर्चा किया था
कि जब हम बजट का संवैधानिक पक्ष की बात करते हैं तो भारत के संविधान में बजट के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आर्टिकल 112 के 112 में चर्चा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। हमने बार बार इस शब्द की चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में ये कहीं भी उपबंध नहीं है कि बजट कब इंट्रोड्यूस होगा, किनके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में कहीं उपबंध नहीं है। तो हमने चर्चा भी किया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत यह कहा गया है कि संसद विधायी कार्यों के संबंध में विधि बनाएगी। तो संसद ने विधि बनाया है कि बजट जो इंट्रोड्यूस होगा यह फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे में होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2017 के पहले बजट जो इंट्रोड्यूस होता था वह फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे में होता था, जबकि हम लोग ये चर्चा किए थे कि 2017-18 से मोदी जी ने बजट का प्रस्तुतिकरण के समय को, यानी कि वित्त मंत्री ने बजट के प्रस्तुतिकरण के समय को फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे के स्थान पर पहले वर्किंग डे कर दिया। इससे पहले जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते थे कि जब अंग्रेजों ने बजट इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था तो वो शाम के 5 बजे का समय निर्धारित किया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनडीए सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1999 में जो शाम के बजट प्रस्तुतिकरण का जो समय निर्धारित था उसको दिन के 11 बजे कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा इसके बारे में भारतीय संविधान में कहीं कोई उपबंध नहीं है। यह संसद के द्वारा विधि बना करके यह कहा गया है कि बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा। मान लीजिए अभी की जो सरकार है, अगर अगले टर्म में फिर जब जैसे 1929 में चुनाव होगा, 2029 में चुनाव होगा, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर उस सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे में बजट को इंट्रोड्यूस ना करके फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे में बजट इंट्रोड्यूस होगा, तो ये संभव है, संसद से विधि बन जाएगा, ये संभव हो पाएगा। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार आप लोग से चर्चा करते हैं। तो जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है तो आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, और यहीं पे आप लोग से हमेशा ही चर्चा करते रहते हैं कि जब भी बजट इंट्रोड्यूस होगा ये ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। क्योंकि बजट जो होता है यह मनी बिल होता है, इसलिए मनी बिल का नेचर होता है कि जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बजट की प्रस्तुतिकरण होती है, उसके बाद बजट पे सदन के दोनों सदनों में बजट पे सामान्य चर्चा होगा। सामान्य चर्चा होने के बाद अस्थाई समिति के पास जांच के लिए, अनुदान मांगों की जांच के लिए इसको भेज दिया जाएगा। हमने जैसे कि आप लोग से चर्चा किए थे कि जब समिति की बात करते हैं तो एक संसदीय समिति की चर्चा किए थे, एक कैबिनेट कमेटी की बात किए थे। तो जब संसदीय समिति की बात करते हैं तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो बनी हुई समिति होती है उसी को संसदीय समिति कहते हैं। तो बजट से संबंधित जो कुछ समितियां हैं, जैसा कि हम लोग सुनते हैं प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, लोक लेखा समिति की बात करते हैं, विभागीय समिति की बात करते हैं, तो वही विभागीय समिति की यहाँ पे चर्चा की गई है कि स्टैंडिंग जो कमेटी होती है, अस्थाई समिति जो होती है, इस समिति के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा जो अलग अलग अनुदान मांगों की जो की जाती है, अनुदान मांग की जाती है, उस मांग की क्या की जाती है, जांच की जाती है। जांच होने के उपरांत फिर क्या होता है, अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है, और मतदान होने के बाद फिर विनियोग विधेयक क्या होता है, पारित हो जाता है। और जैसे ही विनियोग विधेयक पारित हो जाता है बजट को पास समझा जाता है। जैसा कि हम लोग समाज में देखते हैं कि जब बजट इंट्रोड्यूस होता है
तो हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो कहते हैं कि आज बजट पास हो गया, जबकि आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं कि फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे में बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और यह बजट प्रस्तुत होने के बाद यानी कि सदन में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जिस दिन बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है उस दिन वो क्या होता है, बिल होता है, और जैसे ही दोनों सदनों से बजट पास हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये अलग बात है, क्योंकि मनी बिल है इसलिए राज्यसभा को इसमें बहुत शक्तियां जो है सीमित दी गई है। ये अधिकांश जो एक्टिविटी होती है लोकसभा में होती है, तो ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। अब यहाँ पे बात की गई है कि बजट का वर्गीकरण की बात की गई है। अब जब बजट की बात करते हैं तो आप लोग से हमेशा चर्चा करते हैं कि बजट है क्या, तो आय व्यय का ब्यौरा है, आय और व्यय का ब्यौरा है। तो हमेशा ही आप लोग से हम चर्चा करते हैं कि जब हम आय की बात करते हैं तो आय का दो सोर्स है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स है। जब व्यय की बात करते हैं तो इसका दो सोर्स है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसी जो आय है और व्यय है इसी को सार्वजनिक खाता भी कहा जाता है और सार्वजनिक व्यय भी कहा जाता है। ये जो आय है इसी को सार्वजनिक खाता भी कहा जाता है और जो व्यय है इसी को सार्वजनिक व्यय भी कहा जाता है। तो सार्वजनिक खाता में दो है, एक आरआर की बात करते हैं, एक आरई की बात करते हैं, और फिर सीआर की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग राजस्व बजट की बात करते हैं तो जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को कहते हैं राजस्व बजट, राजस्व बजट। और कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को कहते हैं कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। अब पूंजीगत प्राप्ति में आप लोग देख पा रहे हैं, पूंजीगत बजट में देख पा रहे हैं कि पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत व्यय है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स है तो इसको पूंजीगत प्राप्ति कह रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पूंजीगत भुगतान कह रहे हैं। उसी प्रकार जब हम राजस्व बजट की बात करते हैं तो एक कर राजस्व प्राप्ति है और दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्ति है। तो इसी जो आरआर जो कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, इसी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कर राजस्व प्राप्ति तथा गैर कर राजस्व प्राप्ति कहेंगे। फिर जब आरई की बात करेंगे तो इसी आरई को सरकारी व्यय कहा जाता है, जिसको आरई कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो ये बजट का वर्गीकरण हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उससे संबंधित क्या क्या दस्तावेज होते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या दस्तावेज की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वित्त मंत्री बजट भाषण के अलावा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि आप लोग बजट प्रस्तुत होने से पहले एक हलवा रस्म की बात आप लोग सुनते होंगे, हलवा रस्म की बात सुनते होंगे, और हमने चर्चा किया था कि हलवा रस्म है क्या। तो जब बजट का एक रोड मैप यानी कि एक प्रारूप तैयार हो जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए दिल्ली में जो प्रिंटिंग मशीन है, दिल्ली में जो प्रिंटिंग मशीन है जो कि अंडरग्राउंड है, तो उस बजट निर्माण से संबंधित जितने भी लोग लगे हुए होते हैं उन सभी लोगों को उस प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंतर्गत उनको रख दिया जाता है। और उसके साथ में वित्त मंत्री भी होते हैं। बजट निर्माण से संबंधित जितने भी प्रभावी लोग होते हैं जो बजट निर्माण में अपनी भूमिका योगदान दे रहे होते हैं, उनको प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत उनको करीब करीब एक सप्ताह के लिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। और किसी भी प्रकार का टेली कम्युनिकेशन उन लोग का घर परिवार वाले से नहीं होता है। तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जब लोग जाते हैं तो वहीं पे जब प्रिंटिंग मशीन को ऑन किया जाता है,
प्रिंट करने के लिए, तो उस समय मुंह मीठा कराया जाता है। वही जो मुंह मीठा कराने का जो रस्म है उसी को हलवा रस्म कहा जाता है। क्योंकि हलवा से मुंह मीठा कराया जाता है इसलिए उसका हलवा रस्म नाम रखा गया है। तो मेरा ये कहना है कि बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसके अलावा क्या क्या, बजट भाषण के अलावा क्या क्या होता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का संक्षिप्त रूप होता है, अनुदान मांगों की बात की गई रहती है, वित्त विधेयक की बात की गई रहती है, और एक जो हम लोग को जानना है ये एफआरबीएम एक्ट के बारे में जानना है। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि एफआरबीएम एक्ट कब आया है, 2003 में आया है। यह क्यों लाया गया है, तो केंद्र तथा राज्यों पर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया है। तो जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो इन 3 दस्तावेज के अलावा एक चौथा दस्तावेज भी वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं, और उसमें एफआरबीएम एक्ट के तहत कहा गया है कि प्रत्येक साल कम से कम 3 बार संसद में इस एफआरबीएम एक्ट के प्रावधान को प्रस्तुति करना अनिवार्य होता है। तो एक चौथा डॉक्यूमेंट क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट के तहत। अब इस एफआरबीएम एक्ट में होता क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है, मध्यावधि राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति कार्य योजना की विवरण होती है। अब राजकोषीय नीति की बात कही गई है, यानी कि जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है तो उस बजट के प्रस्तुतिकरण में पूरे एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, उस राजकोषीय नीति का एक रूपरेखा होता है कि सरकार किस दिशा में अपना पॉलिसी बना रही है, और सरकार जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी में कितना उस पॉलिसी को एक्सिक्यूट कर पा रही है, और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो एक प्रकार का वहाँ पे जो एफआरबीएम एक्ट के तहत जो सदन में रखा जाता है, एक हम कह सकते हैं कि आउटपुट बजट का एक रूप रखा जाता है कि सरकार जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका एक रूपरेखा रखा गया होता है। तो ये बजट में संबंधित प्रमुख दस्तावेज, ये दस्तावेज रखे जाते हैं। फिर अगला देखते हैं। अब बजट 25-26 हम लोग का मुख्य जो बजट का आज जो बजट पे चर्चा है, ये 25-26 के बजट को हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो ये 25-26 के बजट का थीम क्या है, तो सबका विकास। ये आप लोग याद कर लेंगे, सबका विकास इसमें थीम है, इसका सबका विकास का थीम है। दूसरा एक बात और हम लोग जो चर्चा किए हैं पहले भी, कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में सामान्यतः 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं। हमने चर्चा किया था कि एक चालू वित्तीय वर्ष का संशोधित आय व्यय का ब्यौरा होता है, और एक पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक आय व्यय का ब्यौरा होता है, और एक आने वाले वित्त वर्ष का एक अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है, विभिन्न एग्जाम में ये पूछा गया है, जिसको बजट का सार या बजट एट ए ग्लांस के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि एक साल का, पूरे एक साल का सरकार का कितना आमदनी होगा और कितना खर्चा होगा, यहाँ पे एक अनुमानित अनुमान है। जिस वर्ष का बजट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष का एक संशोधित अनुमान है, एक रिवाइज एस्टीमेट है, और उसके ठीक पहले वाले वर्ष का क्या है, वास्तविक डाटा है। हमने आपसे चर्चा किया कि बजट जब इंट्रोड्यूस होता है तो बजट में 3 साल का, 3 इयर्स का आय व्यय का ब्यौरा होता है। जो ऑनगोइंग ईयर्स होते हैं उस ऑनगोइंग ईयर्स का एक रिवाइज एस्टीमेट होता है, और जो आने वाला वर्ष होता है उस आने वाले वर्ष का एक एस्टीमेट आय व्यय का ब्यौरा होता है, और जो पिछला वर्ष होता है उस पिछला वर्ष का क्या होता है, वास्तविक डाटा होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 23-24 का क्या है, वास्तविक डाटा है, 23-24 का वास्तविक डाटा है। 24-25 का बजट अनुमान भी है और संशोधित अनुमान भी है, और 25-26 का क्या है, बजट अनुमान है। तो ये 25-26 का बजट का है। हम लोग को मुख्य रूप से जो फोकस करना है, हम लोग को एक इस पे फोकस करना है,
और एक संशोधित अनुमान, सॉरी, ये 24-25 का फिर फोकस करना है। हम लोग को मुख्य रूप से इसी पर फोकस करना है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हम बार बार चर्चा करते हैं कि बजट है क्या, तो आय व्यय का ब्यौरा है, आय और व्यय का ब्यौरा है। अब सरकार का आय की जब बात करते हैं तो सरकार के आय के दो सोर्स है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स है। आप लोग से बार बार हम चर्चा करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में अंतर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में अंतर क्या है। तो बार बार हम चर्चा करते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति वैसे प्राप्ति को कहेंगे जिससे या तो एसेट्स में कमी हो या तो लायबिलिटी में वृद्धि हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसा प्राप्ति जो या तो संपत्ति बेचने से प्राप्त हुआ हो या तो किसी से कर्जा के रूप में प्राप्त हुआ हो, वैसे संपत्ति को, वैसे प्राप्ति को सीआर कहते हैं। एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं कि पूंजीगत प्राप्ति वैसे प्राप्ति को कहेंगे जो या तो संपत्ति बेचने से प्राप्त हुआ हो या किसी से बोरोइंग किए हो, कर्जा लिए हो, उसी को कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे आप लोग इस बीच में सुने होंगे कि भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस का क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया। यानी कि इंडियन एयरलाइंस पहले भारत सरकार की कंपनी थी, उस कंपनी को भारत सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र के किसी कंपनी को बेच करके, यानी कि सरकार अपनी सरकारी संपत्ति को बेचने से जो प्राप्ति होगा उसी को कहते हैं सीआर। और सरकार आम जनता से, अन्य देशों से जो बोरोइंग के रूप में जो पैसा इकट्ठा करती है, प्राप्ति करती है, उसी को कहते हैं सीआर। तो हम यहाँ पे दो चर्चा करें, या तो एसेट्स में कमी हो या तो लायबिलिटी में वृद्धि हो। तो या तो एसेट्स में कि संपत्ति बेचने से प्राप्ति हो या तो कर्ज लेने से प्राप्ति हो, उसी को क्या कहते हैं, सीआर कहते हैं। और जब आरआर की बात करते हैं तो न तो संपत्ति बेचने से प्राप्ति हो, न तो संपत्ति बेचने से, और न ही देयता में वृद्धि से, तो उसको क्या कहते हैं, आरआर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम आय और व्यय की बात करते हैं तो सरकार का आय, तो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति की बात हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार का राजस्व प्राप्ति कितना है, 34,20,409 है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा की थी कि आय, तो आय की बात किए थे तो हम लोग आय के क्या कहते हैं, एक आरआर हो। आरआर की जो बात करते हैं, आरआर कितना है, 34,20,409। सीआर कितना है, सीआर पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 16,44,936। 16,44,936। जब इस दोनों को आप लोग जोड़ेंगे, तो ये आपको दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 50,65,345। ठीक है, उसी प्रकार जब टोटल खर्च की बात करेंगे, व्यय टोटल खर्च की बात करेंगे, तो खर्च कितना है, तो एक खर्च आप देख रहे हैं राजस्व खाते पर, तो ये राजस्व खाते पर कितना खर्च है, तो देख पा रहे हैं कि 39,44,255। पूंजी खाते पर कितना खर्च है, तो 11,21,090। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 50,65,000 आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जो हम लोग को जानना है,
मुख्य रूप से जानना है कि जब पूंजीगत प्राप्ति की जब बात करते हैं, पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं, तो ऋणों की जो वसूली है, अन्य प्राप्ति है, उधार एवं अन्य देयताएं हैं। तो ये जो उधार एवं अन्य देयताएं हैं, इसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और जो अन्य प्राप्ति है, इसी को विनिवेश कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। और इसी विनिवेश को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। तो ये हम लोग के लिए जानने की आवश्यकता है। इसके आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। राजस्व घाटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10-1 लिखा हुआ है। बहुत लोग ये नहीं पहुंच पाते कि 10-1 का मतलब है क्या। तो 10 नंबर को देखना है, 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, राजस्व खाते पर, यानी कि 10 नंबर में कितना है, 10 नंबर कितना है, 39,44,255। अब एक फिर पूछा जा रहा है, एक नंबर 10-1 लिखा गया है, आप लोग जैसे देख रहे हैं 10-1, तो एक नंबर पे क्या है, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कितना है, 34,32,000। यानी कहा यह जा रहा है कि टोटल जो खर्चा है 39,44,255 है, और टोटल आमदनी कितना है, 34,20,409 है। इसी को कहा जाता है राजस्व घाटा। यानी कि राजस्व घाटा क्या है, तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आमदनी कितना है, 34,20,000, और खर्चा कितना है, 39,44,000। तो इसी दोनों का जो अंतर होता है, इसी अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्व घाटा लिखा हुआ है। तो 10-1 का मतलब समझे, 10 नंबर पे क्या है, तो 10 नंबर पे राजस्व खाते लिखा हुआ है। राजस्व खाते कितना है, 39,44,000 है। इसमें से एक नंबर पे क्या है, तो एक नंबर पे है आपका राजस्व प्राप्ति। जब इसको घटाइएगा तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। और राजस्व घाटा की जब हम लोग बात करते हैं, तो यही हम लोग चर्चा की है राजस्व घाटा के बारे में, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, 34,20 है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 39,44 है, 39,44 है। तो आमदनी है 34 लाख और खर्चा है 39 लाख। तो जो अंतर होगा वही अंतर क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। बस यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए कि 10-1 है। अब यहीं पे कुल प्राप्ति 1+4 है, तो 1 का मतलब क्या है, राजस्व प्राप्ति, और 4 का मतलब क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। तो जब कुल प्राप्ति की हम लोग बात करते हैं तो क्या लिखते हैं कि RR प्लस CR, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट। कुल व्यय की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, RE प्लस CE। RE को क्या कहते हैं, जो 10 नंबर पे लिखा हुआ है। C किसको कहते हैं, जो 13 नंबर पे लिखा हुआ है। तो देखिए, तो जब हम लोग कुल व्यय की बात करें तो 10 और 13 लिखा हुआ है कि नहीं। ये बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को जो याद करना है, आप लोग को ये डाटा याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, ये डाटा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग के लिए जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ये सब इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि 25-26 में भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट GDP का कितना है, तो 1.5%। भारत सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना है, तो 0.3%।
भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना है 4.4% और प्राथमिक घाटा कितना है 0.8%। इसको अलग से हम अभी चर्चा करेंगे जस्ट आगे, ठीक है। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को इसमें से जो डाटा है, इस डाटा से हम लोग को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, हम लोग को यही याद करना है जो कि हम लोग को जानना है। दूसरा एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान पे रखना है परीक्षा के हिसाब से, कि ये जो अन्य प्राप्ति है इसी को विनिवेश कहते हैं और इसी विनिवेश को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। इसी विनिवेश को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। ये हम लोग को याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक और आप लोग नोट कर लेंगे, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन एक कंफ्यूजन हम लोग को रहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एनएसओ द्वारा जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी अनुमान। आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं कि जीडीपी की गणना कौन करता है, एनएसओ। तो एनएसओ ने 25-26 के लिए जीडीपी का अनुमान लगाया है। कितना है, 3,56,97,923 करोड़। 3,56,97,900 करोड़ रुपया। और इसमें वित्त वर्ष 24-25 के लिए संशोधित अनुमान अर्थात 3,24,11,406 करोड़ रुपया की राशि में 10% की वृद्धि की गई है। अब यहीं से आप लोग को एक और जानना है। यहाँ पे आप लोग से हमेशा हम चर्चा करते हैं कि जब जीडीपी की बात करते हैं, हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो हमेशा हम जीडीपी की जब बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि जीडीपी गणना दो मूल्यों पे की जाती है। एक बाजार मूल्य की बात करते हैं और एक स्थिर मूल्य की बात करते हैं, स्थिर मूल्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जीडीपी का साइज बताया जा रहा है, यहाँ पे जो जीडीपी का साइज बताया जा रहा है, ये किस मूल्य पे है, बाजार मूल्य पे है। और ये किसके संदर्भ में है, रूपीज के संदर्भ में। ये सब क्या है, रूपीज के फॉर्मेट में है। लेकिन इसी को रूपीज को जब यूएस डॉलर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास भारत का जीडीपी है। लेकिन इसको जब रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 3,56,97,923 करोड़ रुपया है। और यही जो 3,56,00,000 है, इसी का ये जीडीपी का 4.4% राजकोषीय घाटा रहने का लक्ष्य है। इसी का 0.8% प्राथमिक घाटा का लक्ष्य रखा गया है। इसी का 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो अब यहां से एक शब्द फिर आप लोग जानेंगे। जब हम लोग राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति में जो विभिन्न प्रकार के घाटा से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, तो जैसे ही इस घाटे को जब हम लोग दिखाते हैं प्रतिशत में तो जीडीपी के संदर्भ में दिखाया जाता है, वो जीडीपी के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है। और जीडीपी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विगत जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सब जीडीपी के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया है। तो हम लोग भारत के बजट की बात कर रहे हैं, तो भारत के बजट की बात कर रहे हैं तो भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जो बजट होता है वह आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का एक ब्यौरा होता है, अनुमानित ब्यौरा होता है, एक अनुमान होता है। तो अनुमान है कि आने वाला जो हम लोग का फिनेंशियल ईयर है, इस बजट के अनुसार जो फिनेंशियल ईयर है, इस फिनेंशियल ईयर में हमारा राजकोषीय घाटा कितना होगा, जीडीपी का 4.4% रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप लोग फिर देख लेंगे। और यहीं पे देख रहे हैं कि 24-25 के लिए कितना कहा गया है, 3,24,000। और यहाँ पे कितना परसेंट वृद्धि की बात की गई है, 10.1% का।
यानी कि 24-25 में भारत का जीडीपी 3 करोड़ 24 लाख का था, लेकिन 25-26 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ 56 लाख का हो जाएगा, यानी कि इसमें 10% की वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, ये अनुमान है। ठीक है, तो चलिए अगला फिर देखते हैं। अब चलिए अगला फिर हम लोग देखेंगे रुपया कहाँ से आता है और रुपया फिर कहाँ जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरे 100 पैसा का हिसाब यहाँ पे है, 100 पैसा का हिसाब है कि कहाँ कहाँ से कितना आता है, कहाँ कितना जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 22% है जो आयकर से है, यानी कि सबसे ज़्यादा सरकार को जो प्राप्ति हो रही है वो किससे हो रही है, आयकर से हो रही है। इनकम टैक्स की हम लोग बात करेंगे, इनकम टैक्स से हो रही है। इसके बाद किससे हो रही है, जीएसटी से हो रही है। इसके बाद किससे हो रही है, निगम कर से हो रही है। इसके बाद किससे हो रही है, तो टैक्स में जब बात करेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से हो रही है। इसके बाद किससे हो रही है, सीमा शुल्क हो रही है। और ये क्या है, कर भिन्न प्राप्ति है, यानी कि हम लोग जब सरकार का आरआर की बात करते हैं तो आरआर को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक टैक्स की बात करते हैं, दूसरा नॉन टैक्स की बात करते हैं। तो नॉन टैक्स कितना है, 9% है, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कर भिन्न प्राप्ति। फिर रुपया जाता कहाँ है, रुपया जाता कहाँ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्याज भुगतान पे कितना हो रहा है, 20%। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं पर कितना है, 16%। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर कितना है, 8%। और वित्त आयोग द्वारा अन्य से संबंधित अंतरण पे कितना है, 8%। और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 22%। रक्षा पे कितना है, 8%। और अन्य व्यय पे कितना है, 8%। अब यहीं से हम लोग को एक जानना है, हम लोग को फिर यहाँ से कुछ जानना है कि भारत सरकार का जो टोटल खर्चा है उस खर्चा में सबसे ज़्यादा अगर खर्च देखा जाए तो ब्याज भुगतान पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है। यानी कि हम लोग का 100 पैसा जो खर्च हो रहा है उस 100 पैसा में से 20 पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ब्याज के भुगतान पे। अब यहाँ पे दो चीज फिर यहाँ पे चर्चा की गई है जो कि सामान्यतः लोग समझते नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना और एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना। केंद्रीय क्षेत्रक योजना पर भारत सरकार का खर्च है 16% और केंद्र प्रायोजित योजना पे भारत सरकार का खर्च है 8%। तो प्रायोजित योजना और फिर क्षेत्रक योजना में अंतर क्या है, तो वैसी योजना जो केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा हो और उस योजना पर टोटल खर्च केंद्र सरकार का ही हो तो उसी को सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। और जिस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की हो लेकिन उस योजना पे जो खर्च हो रहा है केंद्र तथा राज्य दोनों के सहयोग से हो रहा है तो उसको कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन वही जब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो आप लोग को दो याद रखना है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होता है सेक्टर, एक होता है स्पॉन्सर्ड। जब स्पॉन्सर्ड की बात करेंगे, जैसे हम लोग पहले फिल्म देखते हैं, पहले देखते थे आज भी देखते हैं, तो लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड बाय। तो जब बाय लिखा रहता है तो उसमें बहुत सारे कंपनी उस फिल्म को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे के सहयोग से हो रहा है। तो जब सहयोग से होगा तो स्पॉन्सर्ड होगा, यानी कि वो स्पॉन्सर्ड होगा। और जब केवल एक ही सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही जब खर्च करेगी तो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। अब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इस पर पूरे के पूरे 100 का 100 रुपीज जो खर्च होता है वह केंद्र सरकार का होता है। इसलिए इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को प्रायोजित योजना के रूप में इसको जानेंगे। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं कुछ डाटा से संबंधित। अब हम लोग को जो इसमें याद करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी पे हम लोग केवल चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। अब ये जो है चार आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये चारों को हर हाल में आप लोग याद कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चारों को याद कर लेंगे। केंद्र सरकार का कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 4.4%। राजस्व घाटा कितना है, तो 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 0.3%। और फिर प्राथमिक घाटा कितना है, 0.8%। और जिनको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा पूर्व में जो कुछ वीडियो हमने बनाया है इस पे, उसको जाकर के आप लोग देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्व घाटा क्या है। तो हमने आपसे यही कहा था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इसी बीच के अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा। और इस राजस्व घाटा को लिखते कैसे हैं, तो आर आर माइनस आर ई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इसी को कहते हैं राजस्व घाटा। और राजस्व घाटा यह जीडीपी कितना होने का अनुमान है, 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा किसको कहते हैं, तो हमने यही चर्चा किया था कि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है और उस अनुदान देने से केंद्र का राजकोषीय घाटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो जब उस राजकोषीय घाटा में से केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जा रहा है, उस अनुदान के पैसे का प्रयोग अगर केंद्र सरकार राज्य पैसे का प्रयोग अगर राज्यों ने पूंजी सृजन हेतु अगर करता है, तो उसी को जब राजस्व घाटा में से निकाल देते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा बन जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपको 100 रुपया देते हैं, ठीक है। आप पटना में आते हैं पढ़ने के लिए, आपको 100 रुपया दिया जाता है। तो 100 रुपया जो दिया गया, इस 100 रुपया में से, यानी कि 100 रुपया खर्चा हुआ, इस 100 रुपया में से 80 रुपया शुद्ध रूप से आपके पिताजी की इनकम थी और 20 रुपया क्या था, कर्जा था। तो आमदनी 80 और खर्चा 100, यानी कि 20 रुपया क्या हुआ, राजस्व घाटा हुआ। 20 रुपया राजस्व घाटा हुआ। अब जो राजस्व घाटा है, अब आपको जो पिताजी दिए थे पटना में आकर के पढ़ने के लिए, खर्च करने के लिए, आपने उस 100 रुपया में से अगर आप किसी प्रकार का कैपिटल फॉर्मेशन कर लिए, आपने कुछ ऐसे एसेट्स बना लिए, आप उसको कहीं एलआईसी में निवेश कर दिए, तो जो निवेश किए उस जो 20 रुपया घाटा है, उस जो आपने निवेश किया उस निवेश की राशि को जब 20 रुपया में से घटा देंगे तो जो बचेगा वही प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है, ठीक है। दूसरा है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब प्राथमिक घाटा को समझिए। हमने अभी चर्चा किया कि मान लिया आपका आमदनी है 80 रुपया और खर्चा है 100 रुपया, ठीक है। और 20 रुपया आपके पिताजी के द्वारा क्या किया जाए, कर्ज लिया गया है। यानी कि हम ये कहेंगे आपका कुल आमदनी और कुल खर्चा का अंतर मान लिए 20 रुपया है, आपका 20 रुपया है। वो जो 20 रुपया आपका है वह क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। अब आपके पिताजी पूर्व में जो कर्ज लिए हुए थे, उस कर्ज के बदले में जो उससे ब्याज भुगतान कर रहे हैं, जब उस ब्याज भुगतान वाले हिस्से को जब घटा दिया जाएगा,
ब्याज भुगतान वाले हिस्से को जब राजकोषीय घाटा में से घटा दिया जाएगा तो जो बचेगा वही क्या कहलाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे, 4 ये इंफॉर्मेशन याद कर लेंगे। चलिए अगला जो हम लोग को फिर याद करने वाला जो है वो हम लोग देखेंगे। एक यहाँ पे है टैक्स जीडीपी रेशियो, इसको कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो। जब आप देखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो टैक्स जीडीपी रेशियो है, ये टैक्स जीडीपी रेशियो से 21-22 में जो एग्जाम हुआ था, यानी कि शायद 21-22 का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो टैक्स जीडीपी रेशियो को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी 25-26 का टैक्स जीडीपी रेशियो है कितना। अब थोड़ा सा पहले टैक्स जीडीपी रेशियो समझ लें। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि भारत का जीडीपी 3 करोड़ 56 लाख करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 56 लाख करोड़ के आसपास है। अब ये भारत का अनुमान है 25-26 का जीडीपी का, तो 3 करोड़ 56 लाख का 12 जो परसेंट है, जो यहाँ पे दिख पड़ा है 12% है, ये क्या है, 3,56,000 करोड़ का 12% क्या है, तो कर से भारत सरकार को कर से भारत सरकार को क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। चलिए एक बार फिर देखेंगे यहाँ पे टैक्स जीडीपी रेशियो को समझना है हम लोग को, है क्या ये। देखिए अभी चर्चा आप लोग से कर रहे थे कि 25-26 की जब हम बजट की बात करते हैं, 25-26 की बजट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 25-26 का, 3,56,000, इसको 357 ले लेते हैं, 3 करोड़ 57 लाख लेते हैं, 3 करोड़ 57 लाख लेते हैं। इस 3 करोड़ 57 लाख का 12%, 3 करोड़ 57 लाख का 12% कितना है, ये 3 करोड़ 57 लाख का 12% कितना है, 34,20,409। इसी को कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो। यानी कहा यह जा रहा है कि 25-26 का जो बजट है उस बजट का कितना प्रतिशत भारत सरकार को टैक्स से प्राप्ति हो रही है, टैक्स से प्राप्ति हो रही है, कितना प्रतिशत भारत सरकार को टैक्स से प्राप्ति हो रही है। यानी कि 3 करोड़ 57 लाख का 12% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 28,37,409 होगा कर राजस्व। इसी को कहते हैं टैक्स जीडीपी, टैक्स जीडीपी। यानी कि जीडीपी के अनुपात में इसको निकाला जा रहा है कि हमारा जो भारत का जीडीपी 3 करोड़ 57 लाख है, इस 3 करोड़ 57 लाख का 12% जब हम निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है, 28,37,409। तो इसी को टैक्स जीडीपी रेशियो बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को ये डाटा याद करना है। अब इसमें आप लोग को फिर क्या याद कर लेना होगा कि अगर हम लोग से पूछा जाए कि टैक्स जीडीपी रेशियो की जो बात की है, तो टैक्स की जब हम बात करते हैं तो टैक्स 2 प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है, 12 है। तो अगर हम लोग से पूछा जाए
कि भारत का प्रत्यक्ष टैक्स जीडीपी रेशियो अप्रत्यक्ष टैक्स जीडीपी रेशियो की अपेक्षा अधिक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आप जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पीला वाला साइन है ये डायरेक्ट टैक्स का है और ऊपर ग्रीन वाला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स से प्राप्ति भारत सरकार को 7.1% है और इनडायरेक्ट से 4.9% है। यानी कि भारत सरकार को जो टैक्स से प्राप्ति हो रही है 28 लाख कुछ आसपास जो प्राप्ति हो रही है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा क्या है, ज़्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा क्या है, कम है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का टैक्स जीडीपी रेशियो में प्रत्यक्ष करों की भूमिका अप्रत्यक्ष करों से ज़्यादा होती है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग के लिए यहाँ से दोनों चीज़ याद रखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स जीडीपी रेशियो का हिस्सा ज़्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स में इसका कम है। टैक्स जीडीपी रेशियो है कितना, 12 पॉइंट है। ठीक है। दूसरा हम लोग से अगर पूछा जाए कि विगत 22-23 के बाद लगातार टैक्स जीडीपी रेशियो में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर किसी देश का टैक्स जीडीपी रेशियो अगर कम है, किसी देश में टैक्स जीडीपी रेशियो कम है, तो इससे ये पता चलता है कि उस देश में कर की चोरी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इसलिए यह जरूरी होता है, यानी कि सरकार के लिए प्राथमिकता होती है कि टैक्स जीडीपी रेशियो को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। टैक्स जीडीपी रेशियो को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। जैसे आप कुछ देशों की, अमेरिका वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे टैक्स जीडीपी रेशियो की बात करेंगे तो 16% 17% के आसपास टैक्स जीडीपी रेशियो है। और हम लोग का इस विगत वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 12% के आसपास आए हैं, अन्यथा हमेशा हम लोग 11 की इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग को एक याद करने वाला फैक्ट्स है। दूसरा जो फैक्ट्स है हम लोग के लिए, यहाँ कुल व्यय की बात कही गई है और राजस्व खाता, प्रभावी राजस्व खाता की बात की गई है और जीडीपी के रिस्पेक्ट में बात की गई है। और आप लोग देख रहे हैं कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप लोग जब जीडीपी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जीडीपी के रिस्पेक्ट में 9.8% किस पे खर्च हो रहा है, आरई पे खर्च हो रहा है। ठीक है। और सी पे खर्च कितना हो रहा है, 4.3%। अब यहीं से इस टेबल को देख करके हम लोग को बहुत कुछ डाटा समझना है और निकालना है। देखिए, इसका मतलब है कि आप जब 20-21 में जाते हैं, 20-21 में जाते हैं तो भारत सरकार का जीडीपी के रिस्पेक्ट में 14.4% भारत सरकार का खर्च किस पर था, आरई पर था। और लगातार इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यह किसी भी देश के लिए यह शुभ संकेत है, ये अच्छी बात है। यानी कि सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो खर्च है, वह खर्च लोगों के खाने पीने पर ना होकर के किस पर किया जा रहा है, इंफ्रा पे किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया जा रहा है। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 21-22 से या फिर 20-21 देख रहे हैं कि लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह किसी भी देश के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो बस यहाँ से आप लोग को एक जानना है कि जो भारत सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना है, 9.8% है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी के रूप में कितना है, 4.3%
4.3% है। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो कितना है? 4.3% है। इसी डाटा को फिर अगला पेज पे रखा गया है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रगतिशील रूप से प्रभावी कैपेक्स वर्षों से बढ़ी है, जबकि राजस्व खाते पर व्यय कम हुआ है, जो व्यय की सुधारात्मक गुणवत्ता का एक संकेत देता है। यही बात आप लोग से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी भी सरकार की जब बात करेंगे तो सरकार का खर्चा दो प्रकार का है। सरकार का खर्चा दो प्रकार का है। अगर इस प्रकार के खर्च में अगर कमी हो रही है तो यह किसी भी देश के लिए क्या है? अच्छा है। अगर इस खर्चा में वृद्धि हो रही है तो किसी भी देश के लिए क्या है? अच्छा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है? कमी हो रही है, तो यह देश के लिए, भारत के लिए अच्छा है। और यहाँ पे लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो यह भारत के लिए क्या है? अच्छा है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अगला फिर देखते हैं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पूंजी खाते पर जब व्यय की बात किए थे तो पूंजी खाते पर व्यय कितना था? 11,20,000। और केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान पूंजीगत सृजन हेतु कितना गया था? 4.3%। तो इसी जब दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? 15.5 लाख बन जाता है। और जब इसी को प्रतिशत में जब निकालते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है? 4.3%। यानी कि आपसे कभी पूछा जाए कि 25-26 में भारत सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना है? तो 4.3%। 25-26 में पूंजीगत व्यय कितना है? तो 15 लाख करोड़। यानी कि जो 15 लाख करोड़ है, इसी को जब हम जीडीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 4.3% हो जाता है। अब इसी को थोड़ा सा और यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। यहाँ पे एक और हम लोग को जानना है कि जो 1.2% है, यह केंद्र के द्वारा राज्यों को जो पूंजीगत सृजन पे जो खर्च किया जाता है वो है। और 3.1% जो है यह केंद्र का पूंजीगत व्यय है। यानी कि 3.1% इक्वल टू 11,20,000 है। 11,20,000 है। ठीक है, चलिए अब एक आपके लिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बच रहा है। इसके बाद अब इसमें कुछ आप लोग को नहीं देखना है। एक इम्पोर्टेंट और बच रहा है, ये घाटे से जुड़े रुझान। इसको आप लोग देखेंगे और हम लोग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 में जो कोविड-19 आया था, इसी कोविड-19 को जोड़ करके हम लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से लगातार राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना है। दूसरा क्या है? राजस्व घाटा। तो आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 के बाद से लगातार राजस्व घाटा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा। तो हरा कलर का देखिए यहाँ पे दोनों, यानी कि 21-22 में प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो गया था? इक्वल हो गया था। इसके बाद फिर प्रभावी राजस्व घाटा घट के कितना हो गया? 0.3% हो गया है। और फिर प्राथमिक घाटा कितना है? तो 0.8%। यही आप लोग को पहले बताए थे। तो इस ट्रेंड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे इसको। चलिए, जो अभी हमने चर्चा किया था कि 11,20,000 प्लस 4.3, तो इसको जोड़ते हैं 15.5। यही जीडीपी का कितना परसेंट है? 4.3%। तो आपसे पूछा जाए कि प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 4.3%। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो 15.5 लाख करोड़ है। 15.5 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? जीडीपी का 4.3% है। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए कि पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है? पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है? तो 3.1% है। पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है? 3.1%। अब देखेंगे यहाँ पे पूंजीगत
व्यय जीडीपी का कितना है 3.1%। अब इसी में प्रभावी जोड़ दे रहे हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है तो 4.3%। ठीक है, याद रहेगी। केवल इसमें क्या जोड़ दिए हैं 3.1% में 1.2% जोड़ दिए हैं तो कितना बन गया 4.3%। तो इसको याद करना पड़ेगा या तो फिर समझ करके बनाना पड़ेगा। चलिए अगला फिर है प्रमुख मदों का व्यय, यानी कि सबसे ज्यादा मद किस पर व्यय हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि रक्षा पे सबसे ज्यादा है, तो कम से कम आप लोग 4 याद कर लेंगे भारत सरकार का कि सबसे ज्यादा किस पे है, रक्षा पे है, तब किस पे है, ग्रामीण विकास पे है, तब किस पे है, गृह मामलों पे है, तब किस पे है, कृषि एवं संबंध गतिविधि पर है। ये 4 आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला फिर इसमें जो याद करने वाली बात है भाग 1 है केंद्रीय बजट में रेखांकित विकास यात्रा। अब इस बार का जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बजट में विकास के 4 इंजन बताए गए हैं। विकास के 4 इंजन बताए गए हैं, कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है, निर्यात है। तो ये आप लोग चारों इसको याद कर लेंगे, जिनको भी एग्जाम देना होगा ये चारों याद कर लेंगे। दूसरा बात यहाँ पे कहा गया विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत की बात की गई है, यानी कि हम लोग 2047 तक भारत को विकसित भारत जो बनाने की बात कह रहे हैं, तो विकसित भारत तभी होंगे जब गरीबी से मुक्ति मिलेगी, 100% लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा मिलेगी, उच्च गुणवत्ता युक्त वहनीय और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाना, सार्थक रोजगार के साथ कुशल श्रम बल, 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधि में संलग्न और भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने में किसानों की प्रभावी भूमिका। अगर इन सबों पे पहल किया जाता है तो 2047 तक भारत क्या बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा। अब इस बजट में फिर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, जिसको कहते हैं ज्ञान, जिसको कहते हैं ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। ज्ञान आप लोग याद रखेंगे, ज्ञान। तो इसको आप लोग ये पिछले साल के बजट में यही बात कहा गया था कि 4 चीजों पर ध्यान विशेष रूप से दिया जाएगा। अब हमने चर्चा किया विकास का 4 इंजन है, तो कृषि है। तो कृषि के लिए क्या क्या किया जा रहा है, अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू किया गया। तो इस धन धान्य योजना का क्या क्या फीचर्स है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसमें क्या क्या कवरेज करने की बात कही गई है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा फिर है विकास के इंजन में एमएसएमई, एमएसएमई की बात कही गई है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पहले एमएसएमई का परिभाषा था कि निवेश 1 करोड़ हो और टर्नओवर 5 करोड़ हो, तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रो कहेंगे। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करके निवेश को कितना कर दिया गया है 2.5 करोड़ और टर्नओवर कितना है 10 करोड़। ठीक है, तो ये आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। अभी आप लोग को ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना है कि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संशोधित 2.5 करोड़, यानी कि अगर कोई माइक्रो इंडस्ट्रीज है, अगर उसका निवेश 2.5 करोड़ तक है और टर्नओवर 10 करोड़ है तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रो। लेकिन जैसे ही उसका निवेश 2.5 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा, माइक्रो सॉरी स्मॉल कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2.5 करोड़ में अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25 करोड़ है, यहाँ पे 125 करोड़ है, तो इसमें अगर 5 से गुना कर दिया जाएगा तो 125 हो जाएगा और यहाँ 5 से गुना कर दिया जाए तो 500
करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिकी बना करके इसको आप लोग याद कर लेंगे, एमएसएमई के परिभाषा को याद कर लेंगे। ठीक है, अगला जो है हम पूरे इसका आपका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। विकास का तीसरा इंजन क्या है? तो निवेश है। विकास का तीसरा इंजन क्या है? तो निवेश की बात कही गई है। फिर ये सब महत्वपूर्ण है, हेडिंग है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। फिर चौथा क्या है? विकास का चौथा इंजन क्या है? तो निर्यात की बात कही गई है। तो इसको आप लोग फिर देख करके याद कर लेंगे। इसका आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर बिहार बजट पे भी बहुत जल्द आप लोग को वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा और फिर आर्थिक समीक्षा भी हम जारी कर देंगे केंद्र का तथा राज्य का। ठीक है।